Assalamu alaikum, dear students. Today it is our sixth lecture on organic chemistry from the platform of National Chemistry Talent Contest 17. I am Dr. Sayyid Muhammad Saad. In the last lecture, we started learning the chemistry of alkanes and cycloalkanes. In that, we covered different basic topics regarding the alkanes and cycloalkanes, such as their physical properties, their shapes, geometries, their occurrence, etc. We also covered the topic of conformation. Uh, in that topic, we discussed how the bonds are rotated through the sigma bond, and we have different orientation possible for a particular molecule. And we also learned what names are given for those specific conformation, and we also learned the relative energy order between the two or more conformers. ठीक है, यही बातें हमारी पुरानी हैं. इथेन सबसे बेसिक था, तो उसकी दो कॉन्फर्मेशन थी, एक स्टैगर्ड थी और एक एक्लिप्स थी, वो हमने देखी थी. और वो हमने डिस्कस किया था कि एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन ज्यादा एनर्जेटिक होती है. फिर प्रोपेन की मैंने ओरली बताई थी बात. फिर हम ब्यूटेन पे आए थे, और ब्यूटेन में एक दो से ज्यादा कॉन्फर्मेशन थी. आपको याद होगा, सिन पेरिप्लेनर, सिन क्लीनल, एंटी क्लीनल और एंटी पेरिप्लेनर. और फिर इनके एनर्जी ऑर्डर भी डिस्कस किए थे. ठीक है ना, ये आपके स्क्रीन पर मौजूद है. ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी, और ये आपके पास ये लेक्चर मौजूद भी है यूट्यूब चैनल के ऊपर. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स. इनमें कंपैरिजन देखते हैं. ठीक है, साइक्लोएल्केन्स जो है ना, उनमें एक अलग किस्म की, खास किस्म की स्ट्रेन होता है, जिसको हम रिंग स्ट्रेन कहेंगे, क्योंकि वो रिंग में मौजूद है. अब रिंग स्ट्रेन दो टाइप्स के हैं. एक कहलाता है एंगल स्ट्रेन, एक कहलाता है टॉर्शनल स्ट्रेन. ठीक है, एंगल स्ट्रेन का दूसरा नाम होता है बायर्स स्ट्रेन. वॉन बायर साइंटिस्ट है, उनके नाम पर है बायर्स स्ट्रेन. ठीक है, एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है कि जो आइडियल एंगल है sp3 कार्बन जो होता है, वो जो अपने चार ग्रुप्स बनाता है, वो आइडियल एंगल, जिसको हम टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं, वो 109.5 डिग्री होता है. ठीक है, वो एंगल, वो आइडियल एंगल है. अब उससे कोई मॉलिक्यूल जितना ज्यादा डिविएट करेगा, कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें उतना ज्यादा स्ट्रेन पाया जाएगा. तो यही बात यहां लिखी है, रिजल्ट ऑफ डिविएशन फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल. आइडियल बॉन्ड एंगल मतलब टेट्राहेड्रल एंगल, मतलब 109.5. उससे जितना डिविएट करेगा कोई बॉन्ड एंगल, वो एंगल स्ट्रेन होगा. अच्छा, टॉर्शनल स्ट्रेन थोड़ा डिफरेंट है. टॉर्शनल स्ट्रेन को मैं बता दूं उसके सिनोनियम्स पहले. टॉर्शनल स्ट्रेन को एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी कहते हैं. और जब एक्लिप्सिंग कह रहे हैं तो फिर तो आप वैसे ही समझ गए होंगे कि क्या, किस किस्म का स्ट्रेन हो सकता है. याद कीजिए, कल हमने इथेन की कॉन्फर्मेशन जब पढ़ी थी, उसमें स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन थी और एक्लिप्सिंग थी. तो जो एक्लिप्सिंग वाली थी, यानी एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, वो ज्यादा एनर्जेटिक क्यों थी? क्योंकि उसमें एक्लिप्सिंग स्ट्रेन पाया जाता है, यानी यही चीज टॉर्शनल स्ट्रेन. तीसरा नाम इसका होता है पिट्जर स्ट्रेन. PITZER, पिट्जर. पिट्जर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सो टॉर्शनल स्ट्रेन, पिट्जर स्ट्रेन एंड एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, ये एक ही बात है. और एंगल स्ट्रेन और बायर स्ट्रेन एक ही बात है. तो ये टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, आपके सामने मौजूद है. रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन फोर्सेस दैट कैन नॉट बी रिलीव ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड कॉन्फर्मेशनल मोबिलिटी. यानी जो बॉन्ड्स पे जो ग्रुप्स लगे होते हैं कार्बन पे, वो उनको रोटेट करना मुश्किल हो जाता है. उस बीच के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को किसी वजह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन होती है उस ज्योमेट्री के अंदर मॉलिक्यूल की, तो वो एक दूसरे के साथ रिपल्शन करना शुरू हो जाएंगे, स्टेरिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी. ठीक है, अब पहला केस लेते हैं. साइक्लोएल्केन्स में पहला मेंबर साइक्लोप्रोपेन होता है. ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है. देखिए, ट्रायंगल है, हर कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और दो सिंगल बॉन्ड कार्बन है दोनों तरफ, CH2 CH2 CH2. और हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो होती है जो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनाती है. ठीक है, और अगर sp3 है तो आइडियली इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी 109.5, जो उसका इसकी बॉन्ड एंगल्स है इसके चारों ग्रुप्स के साथ. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो है, बॉन्ड एंगल जो है, वो 60 डिग्री होता है, इंटरनल बॉन्ड एंगल.
वैसे ही आपको पता है भाई, ट्राइंगल जब आप बनाते हैं तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और तीनों उसके एंगल 60 डिग्री होते हैं, ओवरऑल सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री होता है, और होना कितना चाहिए था, 109.5। तो आप 109.5 में से 60 माइनस कर दें तो 49.5 आएगा, यानी तकरीबन इतना 49.5 डिग्री की डिविएशन आ रही है आइडियल एंगल से। तो ये डिविएशन फ्रॉम द आइडियल एंगल जो है ये जनरेट करेगी एंगल स्ट्रेन को। तो इसका मतलब है ये जो आपका साइक्लोप्रोपेन है इसमें ठीक ठाक अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन होता है, यानी एंगल जो है ना ये स्ट्रेन में है, यानी एक तकलीफ में इसमें एक स्ट्रेस मौजूद है। ठीक है, ये हो गई बात एंगल स्ट्रेन की जो बहुत सारा मौजूद है। दूसरी बात, और बल्कि मैं आपको अभी बता दूं दूसरी बात, साइक्लोब्यूटेन जब हम पढ़ेंगे फ्यूचर में उसमें इंटरनल एंगल होगा 90 डिग्री, है ना, 90 90 90 90। तो आपका क्या ख्याल है कि दोनों में साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन किसका ज्यादा होगा, किस मॉलिक्यूल का? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का। ठीक है, अच्छा साइक्लोप्रोपेन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। साइक्लोपेंटेन वर्सेस साइक्लोब्यूटेन। 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 अच्छा, साइक्लोपेंटेन में इंटरनल एंगल कितना होता है, कुछ पता है आपको? 108, वेरी गुड, शाबाश। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन में? साइक्लोपेंटेन। फिर साइक्लोपेंटेन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटरनल बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री है, साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री है, साइक्लोपेंटेन में 108 है, इनफैक्ट 107 है, और साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि आइडियली हर बॉन्ड एंगल 109.5 का हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो साइक्लोपेंटेन को सबसे बेस्ट होना चाहिए, जो बिल्कुल मैच कर रहा है तकरीबन आइडियल एंगल से। तो साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन होना चाहिए, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो आइडियल एंगल है 109, उससे जितना करीब होगा उतना अच्छा है। जितना आप उससे डिविएट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव डिविएशन हो या नेगेटिव हो, वो उतना स्ट्रेन डेवलप करेगा, एंगल स्ट्रेन। तो साइक्लोहेक्सेन में तो इंटरनल एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। आप हेक्सागोन बना के देख लें कागज पेपर पे, और हर एंगल को अंदर मेजर कर लें, इंटरनल एंगल को। तो आप इस पे थोड़ा कमेंट करें इस बात पे। जी सर, इसमें डेविएट तो फिर ज्यादा 120 डिग्री वाला हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होती है। तो अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में ये जो हम बात कर रहे हैं ना 60 90 107 120 वगैरह वगैरह, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारे साइक्लोएल्केन अगर फ्लैट हो, प्लेनर हो, तब ये बात होगी। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन भी अभी मैं बताऊंगा आपको, और आगे चल के साइक्लोहेक्सेन और हेप्टेन, ये सारे नॉन प्लेनर होते हैं। तो जब इनकी प्लेनैरिटी खत्म हो जाती है तो फिर ये एक अलग एंगल अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी जो इनका एक्चुअल इंटरनली होना चाहिए अगर ये फ्लैट होते उससे चेंज हो जाता है। तो साइक्लोहेक्सेन अगर फ्लैट होती तो 120 होता, लेकिन वो फ्लैट होती नहीं, वो तो चेयर फॉर्म में होती है, आपने सुना होगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। तो वो अपने आप को जब बॉन्ड रोटेट करते हैं ना, तो वो मोल्ड कर लेते हैं दूसरे एंगल्स पे, यानी वो कोशिश करते हैं कि आइडियल एंगल के करीब आ जाए। तो ये बायर स्ट्रेन एक थ्योरी थी। बायर स्ट्रेन थ्योरी यही थी जो एंगल की डिविएशन पे बात करती थी, लेकिन बायर स्ट्रेन थ्योरी फ्लॉप हो गई। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो यही था कि इस थ्योरी की बेसिस यही थी कि तमाम साइक्लोएल्केन्स फ्लैट मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि फ्लैट नहीं होते। जब हायर साइक्लोएल्केन पे आया तो पता चला कि यार वो तो हायर साइक्लोएल्केन भी है लेकिन फिर भी स्टेबल है, हालांकि इंटरनल बॉन्ड एंगल तो बहुत ज्यादा है 109 से। तो फिर बाद में पता चला कि वो फ्लैट ही नहीं है। ठीक है, अच्छा खैर, एक और स्ट्रेन पाया जाता है साइक्लोप्रोपेन में जिसका नाम होता है एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या पिट्जर स्ट्रेन, या ये जो आपका नाम लिखा हुआ था टॉर्शनल स्ट्रेन, ये लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप गौर से देखें, साइक्लोप्रोपेन, ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली, इसके पीछे ये वाली हाइड्रोजन है। अगर आप यहां से व्यू करें, यानी इफ यू कीप योर आई हियर दैट दिस कार्बन इज वेरी नियर टू यू, और ये कार्बन उसके पीछे एक्लिप्स हो, तो ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन एक्लिप्स होगा, ऐसी होगा ना।
और नीचे वाले हाइड्रोजन के पीछे नीचे वाला हाइड्रोजन एक्लिप्स होगा। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ भी 3 डायमेंशनली भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था पहले यहीं से आप फोकस करें। मतलब आप इस कार्बन को ना, इस वाली को जब आप देख रहे हैं तो इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, इसके पीछे ये वाला हाइड्रोजन है इसी तरह इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला है, इसके पीछे ये वाला है। तो हर हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन छुपा हुआ है, एक्लिप्स हुआ हुआ है। इस स्ट्रेन को कहते हैं एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन। तो साइक्लोप्रोपेन बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, और 2 वजह से होता है। उसमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है और बहुत ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन भी होता है। और मजबूरी ये है, जो वर्स्ट पॉइंट है ना, वर्स्ट पार्ट वो ये है कि ये दोनों स्ट्रेन को रिलीव नहीं कर सकता, यानी ऐसे ही सर्वाइव करेगा, तो इसलिए अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं। ओके, लेट्स सी अबाउट द साइक्लोब्यूटेन। अब देखें, अगर साइक्लोब्यूटेन फ्लैट होती, फ्लैट मॉलिक्यूल, तो इसमें भी टॉर्शनल स्ट्रेन होता जैसे साइक्लोप्रोपेन में था, यानी एक्लिप्सिंग स्ट्रेन जिसे कह रहा हूं। साइक्लोप्रोपेन अपना एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन को अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन साइक्लोब्यूटेन कर सकता है। साइक्लोब्यूटेन की ये जो ज्योमेट्री है ना, ये फ्लैट नहीं होती है। अगर ये थोड़ा सा पकड़ हो जाए या विंग शेप्ड आ जाए, तो ऐसा होने से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे जो दूसरी हाइड्रोजन है वो एक्लिप्स नहीं करेगी। ठीक है, वो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में चली जाएगी। जैसे ये आपके सामने 3 डायमेंशनल पिक्चर मौजूद है। इफ यू लुक एट दिस कार्बन, so this hydrogen of this carbon will not eclipse the rear carbon, so both hydrogens will be seen। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि इसने एक्लिप्सिंग स्ट्रेन से रिलीव ले लिया, यानी टॉर्शनल स्ट्रेन से। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन एक ही बात है, असल में मुझे आदत है एक्लिप्सिंग स्ट्रेन बोलने की। तो टॉर्शनल स्ट्रेन या एक्लिप्सिंग स्ट्रेन से रिलीफ ले लिया इसने। कैसे लिया, अपनी ज्योमेट्री को नॉन प्लेनर बना के। ये लिखा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन रिंग इज नॉट प्लेनर बट इज स्लाइटली फोल्डेड। ठीक है, तो ये इस वजह से साइक्लोब्यूटेन बहरहाल बेहतर होता है साइक्लोप्रोपेन के मुकाबले में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साइक्लोब्यूटेन इज नॉट अ फ्लैट मॉलिक्यूल। ये बस ये सारी बात की समरी है। साइक्लोब्यूटेन फ्लैट मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, फ्लैट और प्लेनर एक ही बात है, तो वो नॉन प्लेनर या नॉन फ्लैट मॉलिक्यूल है। और क्यों है, टू अवॉइड द टॉर्शनल स्ट्रेन या टू अवॉइड द एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। साइक्लोपेंटेन भी यही काम करता है। देखिए, साइक्लोपेंटेन का इंटरनल एंगल 107 है, लेकिन 108 है, यहां 108 लिखा है, लेकिन जो अगर ये फ्लैट होता तो हर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन होती, यानी एक्लिप्सिंग स्ट्रेन आ रहा होता। तो उस एक्लिप्सिंग स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा पकड़ हो जाएगा, यानी विंग एनवेलप शेप में चला जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये जो है जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। तो साइक्लोपेंटेन भी फ्लैट नहीं होता, यानी ये जो बात साइक्लोब्यूटेन के लिए मैंने बताई वही साइक्लोपेंटेन पे भी वैलिड होती है। अब है असली चीज, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। साइक्लोहेक्सेन बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, बेइंतहा, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है साइक्लोहेक्सेन का बाकी साइक्लोएल्केन के साथ। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो नेचुरल कंपाउंड होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग मौजूद होता है या साइक्लोहेक्सेन लाइक रिंग मौजूद होता है। ठीक है, जैसे मिसाल दूं आपको, स्टीरॉइड्स होते हैं मुख्तलिफ, उनमें साइक्लोहेक्सेन रिंग मौजूद होता है, या आपके जितने भी ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, जो हेक्सोसिस होते हैं, यानी ग्लूकोज है, वो है, और दूसरे डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, उनमें भी 6 मेंबर्ड रिंग होता है। वो बहरहाल साइक्लोहेक्सेन नहीं होता, उसमें एक ऑक्सीजन आ रहा होता है, लेकिन बहरहाल वो भी यही केमिस्ट्री चल रही होती है जो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो खैर, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये तो एक हम बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, और इसको हम कहते हैं फ्लैट फॉर्म। ठीक है, मतलब ये हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्लैट है, हालांकि फ्लैट रियल में नहीं है। इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखें ना, तो ये बनता है पहला वाला, इसको चेयर फॉर्म कहते हैं। अच्छा, मैं आपको भी ये समझाऊंगा कि ये इसको देखना कैसे या समझना कैसे। बोर्ड फॉर्म तो बात की बात है। देखिए,
ये वाली जो कार्बन है 4, कार्बन नंबर 4 ये है अबव, और कार्बन नंबर 1 है बिलो। 4 नंबर कार्बन ऊपर है और 1 नंबर कार्बन नीचे है। जबकि 2 3 5 6 यानी जो बीच की 4 कार्बन है, 2 इधर और 2 इधर, ये एक ही प्लेन पर है, यानी कोप्लेनर, लाइंग ऑन द सेम प्लेन। 2 3 5 6 एक ही प्लेन पर है, 4 ऊपर की तरफ उठी हुई है और 1 नीचे की तरफ है। तो अब आप यू देखें, 4 से 3 नीचे आ रहा है, मतलब 3 से 2 प्लेन, मतलब पैरेलल चल रहा है, प्लेन पे चल रहा है, और 2 से 1 फिर नीचे आ रहा है। तो ये इट्स चेयर लाइक, सम चेयर लाइक थिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्म और हो सकती है कि अगर मैं इस 1 को, इस 4 वाली कार्बन को बजाय ऊपर रखने के इसको भी नीचे लाऊं, पूरा नीचे तक लेके आ जाऊं, तो फिर ये कहलाएगी बोट फॉर्म। बोट फॉर्म इसलिए कहलाएगी कि इसमें 2 3 5 6 इसमें भी एक ही प्लेन पर है, जैसे यहाँ पे थे 2 3 5 6, लेकिन यहाँ पे 1 और 4 एक ऊपर था एक नीचे था। यहाँ पे दोनों 1 और 4 नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। तो ये कश्ती जैसी बन गई, बोट बन गई। ये तो खैर अभी उल्टी बोट बनाई हुई है, ठीक है ना, जैसे कश्ती होती है वैसी बन गई। तो वी हैव 2 मेजर कॉन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, वन इज कॉल्ड चेयर फॉर्म और अदर इज कॉल्ड बोट फॉर्म। अच्छा, दोनों में इंटरनल एंगल 109 का होता है, यानी एंगल स्ट्रेन दोनों में नहीं होता। ठीक है। हाँ, जो पिट्जर स्ट्रेन है यानी एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या आपका टॉर्शनल स्ट्रेन, वो चेयर फॉर्म में नहीं होता और बोट फॉर्म में होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है और कैसे नहीं होता चेयर फॉर्म में। तो इस वजह से चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और बोट फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होती है। कैसे? देखिए, ये जो आपकी बोट फॉर्म है, इसके अंदर जो पहली और 4th कार्बन है जो दोनों अबव द प्लेन है, उनमें जो ये CH2 है, ये भी CH2 है, इधर भी H है इधर भी H है। तो ये जो 2 H करीब करीब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक तो ये रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, इसको कहते हैं 1,4 फ्लैगपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, इसका नाम है। अच्छा, ये जो 2 कॉन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन की, एक चेयर फॉर्म एक बोट फॉर्म, ये तो 2 मोस्ट कॉमन है, वरना एक होती है ट्विस्ट बोट और एक होती है हाफ चेयर, 2 और होती है, यानी टोटल 4 होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्विस्ट बोट क्या होगी, यानी बोट को आपने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना अच्छा भी समझ नहीं आएगा, मैं आपको पहले एनर्जी ऑर्डर बताता हूँ उनका। जो चेयर फॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ये आपके सामने है। ठीक है ना, वाई एक्सिस पे जितनी कम एनर्जी होगी वो स्टेबल है चेयर फॉर्म। और सबसे कम स्टेबल यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है हाफ चेयर। हाफ चेयर ऐसी होती है, देखिए चेयर फॉर्म ये बनी हुई है। हाफ चेयर में क्या है कि एक आपका जो फ्रेगमेंट है, वो जो CH2 है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं हाफ चेयर, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। फिर आपकी ट्विस्ट बोट होती है और फिर बोट। ये शुरू की 4 ही कॉन्फर्मेशन है, बाकी 3 तो फिर रिपीट हो रही हैं। तो बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा कॉमन है, हालांकि सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म है और दूसरे नंबर पे ये ट्विस्ट बोट है। अच्छा, अब मुझे मालूम है कि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन देखते हैं इसको। अब हम ये सिर्फ चेयर फॉर्म को कंसीडर करते हैं फिलहाल। ठीक है, जो है असल, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ये 6 कार्बन हैं, CH2 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 CH2। अब इसमें जो टोटल 12 हाइड्रोजन हैं, उसमें से 6 एक टाइप के, 6 एक टाइप के, ये ब्लू में दिए हुए और रेड में दिए हुए। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन बिल्कुल ऊपर की तरफ है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो उसको एक्सियल हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ब्लू वाला हाइड्रोजन अबव है, ये बिलो है, फिर यहाँ पे अबव है, फिर बिलो है, फिर अबव है, फिर बिलो है, नीचे, ये 6। जबकि हाइड्रोजन अगर अबव या बिलो ना हो, लेफ्ट या राइट की तरफ होते हैं, तो हम उसको इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं। या अगर जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो, यहाँ पे आप कुछ और लगा दें, क्लोरीन लगा दें, तो वो इक्वेटोरियल क्लोरीन कहलाएगा। तो मकसद बताने का ये है कि हमारे पास 2 किस्म की सब्स्टिट्यूशन होती हैं साइक्लोहेक्सेन पे, एक इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूशन और एक एक्सियल सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखा चेयर फॉर्म बनाने का तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करें, आप जो है वो 2 पैरेलल लाइंस बना लें, ये जो रेड से बनी हुई है, यानी ये बनाए, फिर एक ये बनाए, फिर 2 पैरेलल लाइन दोबारा बनाए जो ब्लू से बनी हुई है, यानी इस तरह। ठीक है, और फिर ये 2 लाइन। इसमें ये ख्याल रखना होता है कि ये स्लैंटिंग है, यानी एक तरफ लीन कर रही है, एक तरफ झुक रही है चेयर फॉर्म। ठीक है, और दूसरी बात, ये वाली कार्बन, ये वाली CH2 ये अबव है, ये वाली कार्बन बिलो है,
और ये जो 4 कार्बन है 2 इधर और 2 इधर, ये प्लेन पर है, तो ये कहलाती है चेयर फॉर्म। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आप बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, वरना ये आपसे मुश्किल से चेयर फॉर्म बनेगी। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि चेयर फॉर्म में 2 किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक कहलाते हैं एक्सियल, एक कहलाते हैं इक्वेटोरियल। एक्सियल क्या थे? जो या तो अबव होंगे या बिलो होंगे, ठीक है, यानी वर्टिकली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इधर अप और डाउन। ये लिखे हुए आपके सामने स्क्रीन पे, ये जो ब्लू से लिखे हैं हाइड्रोजन, देख रहे हैं ना, या तो ये या तो अप है या डाउन है, यानी वर्टिकल ओरिएंटेशन में। तो ऐसी ओरिएंटेशन में जो ग्रुप्स लगे होते हैं हम उनको एक्सियल ग्रुप्स कहते हैं। इस वक्त ये हाइड्रोजन दिखाया तो एक्सियल हाइड्रोजन कहेंगे, वरना जनरली कह लें एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स। इसी तरह अगर थोड़े से एंगल्ड होंगे, जैसे कि रेड वाले हैं, इनको हम इक्वेटोरियल कहेंगे। तो अपने आप को ये देखें स्ट्रक्चर्स को, अपने आप को कन्विंस कर लें कि मतलब आपको एटलीस्ट ये मालूम हो कि मैं आपसे कोई सब्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट करके पूछूं कि ये बताइए कि ये एक्सियल कहलाएगा या इक्वेटोरियल कहलाएगा, तो आप बता सकें इसको। मिसाल के तौर पे, बल्कि ये तो आपको ऐसे नजर आ गया है, जी जो है ये इक्वेटोरियल है, और यहाँ पे पहले कॉन्फर्मेशन में, दूसरी कॉन्फर्मेशन में ये एक्सियल है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि जब कोई ग्रुप लगा होता है साइक्लोहेक्सेन पे, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होता है और एक्सियल पोजीशन पे कम स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है? हालांकि ग्रुप तो वही है और रिंग भी वही है, ये अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ये देखें, एक्सियल पे कोई ग्रुप इसलिए रिएक्टिव होता है या कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, क्योंकि वो एक्सियल पे होता है। तो जो बाकी ग्रुप्स है, जो हाइड्रोजन है, जो एक्सियल पे मौजूद है, वो उनके साथ एक इंटरेक्शन शो करता है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, जिसको कहते हैं 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। यानी 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये मॉलिक्यूल के लिए एक बुरी बात है, उसकी स्टेबिलिटी को गिरा देती है, कम कर देती है 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, भले वो मिथाइल हो या इथाइल हो, एक्सियल पोजीशन पे है, तो वो अपने जो रिस्पेक्ट से थर्ड पोजीशन पे कार्बन होंगे, उनके जो हाइड्रोजन होंगे उनके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर आप एक देखें, इस जी को मैं यहां से हटा के यहां लिख दूं और एच को यहां कर दूं, यानी वाइस वर्सा कर दूं, तो फिर ये जी इस एच से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे होगा तो वो अनस्टेबल होगा, और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा रिलेटिवली। और रीजन ये है कि वो इंटरेक्शन शो नहीं करेगा जो इक्वेटोरियल पे होगा, और जो एक्सियल पे होगा वो इंटरेक्शन शो करेगा। तो इसीलिए जब किसी साइक्लोहेक्सेन पे कोई बड़ा ग्रुप आता है, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल है या कुछ और है, तो वो उसकी जो प्रीफरेंस होती है वो ये होती है कि वो अपने आप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ओरिएंट रखे, यानी वो इक्वेटोरियल पे ही रहे, एक्सियल पे ना आए, या अगर आए भी तो बहुत थोड़े वक्त के लिए आए, ठीक है। ये देखिए दोबारा आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, ये एक साइक्लोहेक्सेन है, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट जी है, और ये जी को पहले पिक्चर में हमने इक्वेटोरियल दिखाया और दूसरी में एक्सियल दिखाया है। तो आप पहले तो कन्विंस करें कि आपको ये पता हो कि कब एक्सियल होता है और कब इक्वेटोरियल होता है। दूसरी बात, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना बेहतर है एक्सियल के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता और एक्सियल पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये एरोज का मतलब ये है कि इक्वेटोरियल से एक्सियल कम बनेगा, छोटा एरो बनाएगा ऊपर, और इक्वेटोरियल पे ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये एरो का मतलब समझिए कि ये इक्विलिब्रियम एरो है, जिसमें दोनों लेफ्ट और राइट पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इक्वल कंसंट्रेशन में मौजूद नहीं है, लेफ्ट पे ज्यादा मौजूद है, ज्यादा एग्जिस्टिंग है बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब ये देखिए यही कह रहे हैं कि अब ये डिफरेंट जीज है, यानी सब्स्टिट्यूएंट जी को डिफाइन किया हुआ है। अगर फ्लोरीन हो, यानी जी मतलब फ्लोरीन हो या मिथाइल हो या आइसोप्रोपाइल हो या टर्शियरी ब्यूटाइल हो, कोई भी हो, तो इक्वेटोरियल पे देखिए परसेंटेज ज्यादा है रिलेटिव टू दी एक्सियल पे, ठीक है ना। यानी यहाँ 60 है, वो भी 40 से ज्यादा है, 95 भी 5 से ज्यादा है, 97 भी ज्यादा है, 99 भी ज्यादा है। तो एक ट्रेंड तो आपको ये नजर आ रहा है कि इक्वेटोरियल पे सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर करता है अपने आप को रखना बनिस्बत एक्सियल के। दूसरा ट्रेंड एक और भी है कि अगर इस जी का साइज बढ़ा दें, मतलब जैसे ये मिथाइल है,
ये 95% इक्विटोरियल पर रहेगा। लेकिन अगर मैं मिथाइल को आइसोप्रोपाइल से रिप्लेस कर दूं, यानी मैं साइज बढ़ा दूं, तो इक्विटोरियल पे ज्यादा वेटेज आ जाएगी उस ग्रुप की, और टर्शियरी ब्यूटाइल कर दूं तो और ज्यादा आ गई। तो मतलब लार्जर द ग्रुप मोर प्रोन टू स्टे एट द इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, पूछिए क्वेश्चन पे पूछना चाह रहे हैं। हाँ, ये मुझे थोड़ा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये स्क्रीन मुझे पता है कि ब्लैक हो गई, सही हो जाएगी। सर द इक्विटोरियल हाइड्रोजन ऑफ प्लेनर कार्बन और ऑल्सो प्लेनर, देखो प्लेनर कार्बन तो है ही नहीं ना। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये लिख रहे हैं मेमुना रज़ाक फ्रॉम इस्लामाबाद कि जो इक्विटोरियल जो साइक्लोहेक्सेन की 4 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है, उसमें से जो 4 कार्बन एक ही प्लेन पर है, जिसको मैं कोप्लेनर कह रहा हूं, उस पे जो 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 ग्रुप्स लगे हुए हैं, नहीं वो प्लेन पे नहीं होंगे, वो भी अबव एंड बिलो ही होंगे। अभी आगे आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। जी मैं आपकी बात समझ गया मेमुना, आपका मैसेज। पहले मैं आपको बता दूं, वो मैं जब आएगी वो पिक्चर तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे ये लगा हुआ है, ये चूंकि इंतहाई बल्कि ग्रुप होता है, तो ये एक्सियल पे तो रहता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्सियल पोजीशन पे होगा तो हाइड्रोजन जो यहां मौजूद है और यहां मौजूद है, यानी 1313, वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इट विल सफर द 13 डायएक्सियल इंटरएक्शन। ठीक है, तो इस सफरिंग से बचने के लिए, इस एनर्जी को रिलीव करने के लिए, ये जो साइक्लोहेक्सेन पे जो मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल लगा है, ये अपनी कॉन्फर्मेशन को चेंज कर लेगा, यानी रिंग को फ्लिप कर लेगा। रिंग फ्लिपिंग, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है जो यूज होती है, रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग का मतलब होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स एक्सियल पे थे वो इक्वेटोरियल पे चले जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल पे थे वो एक्सियल पे चले जाते हैं, यानी वाइस वर्सा। तो अब देखिए होगा क्या, ये जब फ्लिप होगा तो ये एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे है ये एक्सियल पे चला जाएगा। इस तरह होने से आपके पास 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन मौजूद नहीं होगी। अच्छा, अब ये देखें, इसमें एक और नॉमेनक्लेचर होता है। आपको अगर याद हो, हमने जब एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, वहां सिस ट्रांस मैंने आपको बताया था कि 2 सिमिलर ग्रुप्स अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगे हुए हैं, यानी एक ग्रुप एक जगह लगा है, दूसरा ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे, और वो दोनों अगर सेम साइड पर हैं, तो हम उसको सिस कहते हैं, और अगर अपोजिट साइड पे है तो हम उसको ट्रांस कहते हैं। यहाँ पे भी सिस ट्रांस पॉसिबल है साइक्लोएल्केन में। वो ऐसे कि फर्ज कीजिए कि ये साइक्लोप्रोपेन है, और इस पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए रेड वाले, और दोनों एक ही साइड पर हैं, यानी बिलो हैं, दोनों बिलो हैं या दोनों अबव हैं, तो सिस कहलाएगा, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और अगर एक अबव एक बिलो हो जाएगा तो ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, यही बात साइक्लोब्यूटेन के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर 2 है, कोई भी 2 सिमिलर ग्रुप या क्लोरीन ले लिए, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी और ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगी अगर अपोजिट साइड पर है। तो यानी ये तो उस जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है जो एल्कीन में मौजूद था। ठीक है, वापस सिस ट्रांस के लिए एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं होता था, जिसकी वजह से जी बिल्कुल होता था। एल्कीन तो होता है, डबल बॉन्ड का नाम है, लेकिन यही सिस ट्रांस साइक्लो एल्केन में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बताने का या दिखाने का मकसद यही था कि सिस ट्रांस जब भी आप नाम सुने तो इससे सिर्फ यही मतलब मत दीजिएगा कि वो एल्कीन में होता है, वो साइक्लो एल्केन में भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब रीजन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्यों होता है, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। आपको याद होगा कि हमने ये सीखा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड जो है ना वो रोटेटेबल है, वो रोटेट हो जाता है, जब भी तो ये आपके एक्लिप्सिंग और स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बनती है, यानी सिंगल बॉन्ड रोटेटेबल होता है। लेकिन डबल बॉन्ड की जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, वो डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो पाता, इसीलिए डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड में नहीं करते। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट है, हालांकि है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि पीछे से ये बंधा हुआ है। जैसे ये फर्ज करें, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, ये रोटेट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ दिस CH2 दैट इज टाइड टू बोथ कार्बन्स। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ तक कट कर दूं इधर से और इधर से, तो ये मिथाइल रोटेटेबल होगा, लेकिन इस पीछे वाली CH2 की वजह से इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। यही काम साइक्लोब्यूटेन के साथ भी हुआ है। तो साइक्लोएल्केन में जो
रिंग के सीसी बॉन्ड्स होते हैं ना, उनकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है, वो रोटेट नहीं कर सकते फ्रीली, तो इस वजह से ये भी सिस ट्रांस आइसोमर्स जनरेट करते हैं। सिबगा आलम लिखती है, सर व्हाट ऑफ ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, हाउ वुड वी डिटरमाइन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देन। सिबगा देखिए, मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी आपको या किसी और स्टूडेंट को, कि अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो फिर हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यूज ही नहीं करते कॉन्सेप्ट, हमारे पास ई एंड जी नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। ई और जी जो है वो हम पढ़ेंगे जब हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। तो ये जो सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ उसी वक्त वैलिड है, ये एप्लीकेबल है जब दो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, तो उनकी रिलेटिवली हम बोलते हैं कि अगर वो सेम साइड पे तो सिस है, अपोजिट साइड पे ट्रांस है, ठीक है। और अब्दुल राफे लिखते हैं फ्रॉम कराची के, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो सिस ट्रांस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सही कह रहे हैं, नॉट पॉसिबल। सर जी पिछली साइड खुल सर एक चीज, नहीं इससे पीछे, इससे आगे, सॉरी इससे आगे। सर अगर मैं यहाँ CH3 बना देता हूँ तो अब सिस और ट्रांस दोनों एग्जिबिट कर रहा है, तो नाम कैसे लिखेंगे? जी मैं बताता हूँ आपको। अगर ऐसा केस होगा ना तो अब ये सिस ट्रांस रिलेटिव हो जाएंगे। मतलब क्या, ये जो दो मिथाइल हैं जो फ्रंट पे नजर आ रहे हैं ये सिस है रिलेटिवली, लेकिन यही मिथाइल इस मिथाइल के साथ ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन आ गई है, यानी अब हम सिंपली सिस या ट्रांस नहीं कह सकते, वरना फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि सिस विद रिस्पेक्ट टू विच कार्बन्स एंड ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू विच कार्बन्स। तो ऐसी सूरत में हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर में यूज ही नहीं करेंगे। हमारे पास फिर एक और सिस्टम होता है, वो ये होता है कि हम इसको कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं R और S, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, हम वहां से इसको डिस्कस कर सकते हैं कि फला कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन R है, फला की S है, तो इस सूरत में हम R S की तरफ चले मूव कर जाएंगे, लेकिन सिस ट्रांस नहीं कहेंगे। वैसे इस वक्त तो अगर आप इसी स्पेसिफिक एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो ये एक आयरल मॉलिक्यूल है, इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होगी, ठीक है। अब ये RS क्या होती है कि नया टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त इस लेवल पे आप ये समझ लीजिए कि सिस ट्रांस जो है ना वो सिर्फ 2 ग्रुप्स के लिए होता है। जब कोई तीसरा ग्रुप भी आ जाए तो फिर हमें रिलेटिव बताना पड़ता है, लेकिन नॉमेनक्लेचर लिखने के दौरान हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब फिर हम इसको सिस कहेंगे ही नहीं, ठीक है, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। ओके सर, ठीक है। वो एग्जांपल्स आएंगी, ये असल में आप लोग कुछ क्वेश्चन असल में ऐसे पूछ लेते हैं जो आगे के टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ रेफरेंस देकर छोड़ देता हूँ, लेकिन जब वो आते हैं तो मैं आपको जरूर याद दिलाता हूँ कि ये आपने क्वेश्चन पूछा था और वो उसका जवाब ये है। इसलिए आप सारे लेक्चर्स लेते रहेंगे तो आपको बहरहाल एट द एंड हर चीज क्लियर होगी। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फर्मेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, इसकी चेयर फॉर्म है, ये मिथाइल रेड वाला और ये मिथाइल रेड वाला। पहले तो मुझे ये बताइए, ये मिथाइल जो है ये एक्सियल है या इक्वेटोरियल है? एक्सियल है। और ये वाला एक्सियल है, ये वाला एक्सियल वो भी है, एक्सियल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, एक्सियल का मतलब होता है अबव या बिलो, है ना, अप या बिलो, दोनों मतलब होता है। ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या है, ट्रांस है। इस क्यों ट्रांस है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है, एक अप है तो दूसरा बिलो है। इसलिए ये जो डायएक्सियल हैं, दो एक्सियल ग्रुप्स हैं, दे आर ट्रांस टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है ऑन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और सिस का मतलब होता है ऑन द सेम डायरेक्शन। सिस कब होते हैं? अगर मैं इस मिथाइल को, किसी भी एक को, फर्ज करें नीचे वाले को, इस मिथाइल को यहां पेस्ट कर दूं और यहां एच कर दूं, यानी वाइस वर्सा, तो फिर यहां से मिथाइल अबव हो जाएगा, यहां से भी अबव हो जाएगा, तो उस सूरत में मैं सिस कहूंगा। अब वो अलग बात है कि ऐसा करने से फिर ये एक्सियल नहीं रहेगा, ये इक्वेटोरियल बन जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन एक अलग चीज है और सिस ट्रांस एक अलग चीज है। कभी कभी ये मैच कर जाते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, रिंग अगर फ्लिप करता है, फ्लिप का मतलब होता है जो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वेटोरियल हो जाए और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल हो जाए। तो ये वाली कार्बन अबव थी और ये वाली कार्बन बिलो थी। जब फ्लिप किया तो ये कार्बन नीचे मूव कर गई, ये कार्बन ऊपर मूव कर गई। यानी आप दोनों पिक्चर्स को गौर से देखें, इसमें ये CH जो है ये अबव है, अब ये C नीचे आ गया,
और ये वाला सी है जो नीचे है वो अबव आ गया। इट्स सिंपली फ्लिपिंग। ऐसा करने से ये जो मिथाइल एक्सियल था ये इक्वेटोरियल पे कन्वर्ट हो गया, और ये मिथाइल जो एक्सियल था ये भी इक्वेटोरियल पे कन्वर्ट हो गया। तो रिंग फ्लिपिंग जो है वो तमाम एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स को इक्वेटोरियल में कन्वर्ट कर देती है और तमाम इक्वेटोरियल को एक्सियल में कन्वर्ट कर देती है। तो जिस तरह डाई एक्सियल ये ट्रांस से, तो ये भी ट्रांस ही होंगे। ये ट्रांस क्यों है? क्योंकि ये मिथाइल बिलो है, क्योंकि हाइड्रोजन अबव है तो ये बिलो हो गया, और यहाँ पे मिथाइल अबव है क्योंकि ये हाइड्रोजन बिलो है। तो अबव बिलो यानी अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये ट्रांस है। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुई बात, अब दूसरा केस है। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि ये एक अबव है एक बिलो है, इसलिए इसको ट्रांस करें। जो मैं बात बता रहा था, ये अपर बॉन्ड है, ये लोअर बॉन्ड है, इसलिए ये ट्रांस इनका है। ठीक है, हाँ अब ये देखें, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था, अब क्या किया, इस मिथाइल को हमने एक्सियल रखा, इसको इक्वेटोरियल कर दिया है। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल एक्सियल कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है, क्योंकि ये भी अबव है मिथाइल और ये भी मिथाइल अबव है, दोनों सेम साइड पर है, तो ये सिस है। लेकिन जब आपने रिंग को फ्लिप किया तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया और इक्वेटोरियल ग्रुप एक्सियल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सिस ही रहा। मतलब क्या, यहां पे मिथाइल अबव है, ये मिथाइल भी अबव है, दोनों मिथाइल अबव कल भी थे और आज भी है। तो ये भी कॉन्फर्मेशन सिस है, ये भी कॉन्फर्मेशन सिस है। वो अलग बात है कि ये इक्वेटोरियल एक्सियल कॉम्बिनेशन था, ये एक्सियल इक्वेटोरियल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे पता है ये प्रॉब्लम में होंगे कि सर ये बहुत नई नई टर्म्स हमारे लिए आ गए अचानक से, तो आपको कोई टर्म याद नहीं करनी है। सिर्फ आपको मैं इतना चाहता हूं कि अगर मैं ये मॉलिक्यूल आपको दिखाऊं, ये वाला लेफ्ट वाला, तो आप क्या इतना बता पाएंगे कि ये सिस है या ट्रांस है? यस सर। ठीक है, अब इस लेवल पे इतना ही बताएंगे, यही आपकी अचीवमेंट है। जरूरी नहीं है कि मैं मिथाइल शो करूं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी और इधर भी हाइड्रोक्सी लिख दूं, तब भी ये सीसी रहेगा। तो आपको सिर्फ ये एटलीस्ट पहचान हो अभी फिलहाल कि साइक्लोहेक्सेन पे जब सब्स्टिट्यूएंट लगता है, दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, तो उनमें जो लिंक है वो सिस लिंक है या ट्रांस लिंक है। एक बात तो आपको ये पहचाननी है, जो आप पहचान लेंगे मुझे उम्मीद है। दूसरी, वो ग्रुप जो भी है व्हाटएवर, वो एक्सियल पोजीशन पे ओरिएंट हुआ है या इक्वेटोरियल पे हुआ है, ये दूसरी आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। बस ये आप दो चीजें पहचान लें, फिलहाल आपके लिए यही काफी होगा, बाद में फिर हम उसको एडवांस भी करेंगे। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, मिथाइल लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, ये एक्सियल है, और ये जो टर्शरी ब्यूटाइल है ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, और ये आपस में सिस है, दोनों एल्काइल सिस हैं आपस में। अच्छा, जब आपने रिंग को फ्लिप किया तो ये मिथाइल जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल हो गया, और ये जो टर्शरी ब्यूटाइल इक्वेटोरियल था ये एक्सियल हो गया, वाइस वर्सा जैसे होता है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ग्रुप जो है यानी सब्स्टिट्यूएंट वो इक्वेटोरियल पे रहना प्रीफर करते हैं एक्सियल के मुकाबले में, और इसका जवाब था एक्सियल पे उनको 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन सफर करना पड़ता है। तो 1,3 डायएक्सियल सफर करने से बचने के लिए वो अपने आप को रिंग फ्लिप करके इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे, तो जब आप यानी यहाँ पे एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे, जब आप रिंग फ्लिप करेंगे तब भी एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे रहेगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल बेहतर है राइट वाले के मुकाबले में। इसका जवाब क्या है, मुझे बताएं। सर टर्शियरी ब्यूटाइल जो है वो ज्यादा बड़ा ग्रुप है, तो इस वजह से वो इक्वेटोरियल पे रहना ज्यादा प्रेफर करेगा। वेरी गुड, ठीक है ना। इसका मतलब है जो साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है ना वो बड़ा मैटर करता है। अगर वो लार्जर है तो वो उस वाले सब्स्टिट्यूएंट को, जो लार्जर सब्स्टिट्यूएंट है, आप उसको इक्वेटोरियल पे रखेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ द स्मॉलर ग्रुप जो एक्सियल पे हो। अच्छा, मुजम्मिल अली फ्रॉम कहोटा लिखते हैं, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन सिस ट्रांस कार्बन टू बी बॉन्डेड टू वन अनदर। क्या मतलब आपका? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर सिमिलर ग्रुप्स एक साइड पर हैं या अपोजिट साइड पर हैं तो ही सिस ट्रांस कहते हैं,
जरूरी नहीं है, दो एडजेसेंट जरूरी नहीं है, बीच में एक कार्बन की स्पेसिंग भी आ सकती है और एक से ज्यादा की स्पेसिंग भी आ सकती है। आप बस ये याद रखिए कि अगर दो सिमिलर ग्रुप्स किसी भी एक रिलेटिव प्लेन की रिस्पेक्ट से सेम साइड पे तो सिस है, वरना अपोजिट पे तो ट्रांस है। फारिहा अली फ्रॉम हुंजा लिखती हैं, सर हाउ दिस इज सिस एज वन ग्रुप इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड वन इज एट एक्सियल पोजीशन। देखिए फारिया, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि आपको जब सिस ट्रांस पढ़ेंगे तो उसका एक्सियल इक्वेटोरियल से कोई ताल्लुक नहीं है। सिस का मतलब होता है दो ग्रुप्स को सेम साइड पे होना। अब यहाँ पे सेम साइड से मतलब क्या है, ये मिथाइल अबव है और ये टर्शियरी ब्यूटाइल भी अबव है। कैसे पता अबव है? क्योंकि यहाँ पे बिलो पे एच मौजूद है जो नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, और यहाँ पे भी बिलो पे एच मौजूद है। वो अलग बात है कि यहाँ वाला टर्शियरी ब्यूटाइल वाला जो बिलो है वो एक्सियल होगा और मिथाइल वाला बिलो जो है वो इक्वेटोरियल होगा। तो होने दो, उससे हमें क्या लेना देना। हम ये जानते हैं कि अगर दो ग्रुप अबव हो या बिलो हो, मतलब सेम साइड पर हो, चाहे वो सेम साइड अबव की सूरत में हो या बिलो की सूरत में हो, तो वो सिस कहलाएगा। और अगर एक अबव एक बिलो हो तो वो ट्रांस कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये दो मिथाइल जो है ये एक दूसरे के ट्रांस है। क्यों ट्रांस है? क्योंकि ये मिथाइल राइट वाला ये बिलो है, नीचे है, और ये मिथाइल अबव है। ठीक है, तो एक बिलो एक अबव, ये क्या बन गया? ट्रांस। अब वैसे ही पूछ रहे हैं कि एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, ये एक अलग डिबेट है। ये वाला मिथाइल एक्सियल है और ये वाला मिथाइल इक्वेटोरियल है, क्योंकि हमने पहले अलग से देखा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूशन में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल हो जाएगा और इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाएगा। मतलब ये मिथाइल जो है ये जो एक्सियल पे था अब इक्वेटोरियल पे चला गया, ये मिथाइल जो इक्वेटोरियल पे था ये एक्सियल पे आ गया। तो ये तो इंटरचेंज हो गए, लेकिन जो लिंक था यानी ट्रांस अगर था तो अभी भी ट्रांस रहेगा। यानी यहाँ पे हम कह रहे थे ना बिलो और अबव, ठीक है, अभी भी ये बिलो और अबव ही रहेगा, रिलेटिवली ये ट्रांस ही रहेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को ही रेफर करती है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन किसकी है, लेफ्ट या राइट? Left, sir, Equal because होगी। CH3 is at equatorial position. And other CH3 is at axial. But what about the right? सर दोनों की सेम होगी स्टेबिलिटी? सर दोनों की सेम ही होगी। सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। गुड, इसलिए कि ये तो दोनों मिथाइल्स है ना, तो एक मिथाइल अगर एक्सियल पे आ रहा है और दूसरा इक्वेटोरियल पे आ रहा है तो जब रिंग फ्लिप होगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा। तो जब दो सेम ग्रुप लगे हुए हों एक्सियल और इक्वेटोरियल पे तो फिर तो दोनों रिंग फ्लिपिंग की सूरत पे एक ही वेटेज होगी। हाँ, अगर मैं एक मिथाइल के बदले कुछ और लिख दूं, जैसे इथाइल लिख दूं, फर्ज करें यहाँ पे इधर, तो जब ये फ्लिप होगा इथाइल एक्सियल से इक्वेटोरियल बन जाएगा। तो उस सूरत में कौन सा कॉन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल एग्जिस्टिंग होगा? राइट वाला सर, राइट वाला, वेरी गुड, क्योंकि उसमें इथाइल एक्सियल से कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेटोरियल के अंदर। तो बॉटम लाइन ये है, वेरी गुड, बॉटम लाइन ये है कि जो बल्कियर ग्रुप है वो मैक्सिमम इक्वेटोरियल पे प्रीफर करेगा अपना को, दैट्स इट। सर जी सर, हम एक्सियल और इक्वेटोरियल को XY प्लेन से कर सकते हैं रिलेट? आप एक्सियल को तो कर सकते हैं कि ये आपस में वर्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी या तो अबव होंगे या बिलो होंगे। असल में इक्वेटोरियल में मसला ये है कि वो स्लाइटली एंगल्ड होते हैं, वो लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते हैं। ये जो नाम है ना एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुए? ये आपने मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप, उसमें एक एक्सियल पोजीशन होती है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ कि जो इक्वेटर होता है जहां पे सूरज की रोशनी पहले पड़ती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है मैप में, जो अर्थ का मैप होता है। तो वहीं से ये इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ये नाम जनरेट किए कि एक्सियल का मतलब होता है लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे नहीं। और सॉरी, इक्वेटोरियल का मतलब होता है लेफ्ट या राइट और एक्सियल का मतलब होता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये अब वहां से लिंक नहीं बन सकता एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, जो आप कहना चाह रही है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल है, ये जब मैं अभी बात कर रहा था कि इस मिथाइल को मैंने एक्सियल कहा है और टर्शियरी ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल का है, तो रिंग फ्लिप होगा तो उल्टा हो जाएगा। उस सूरत में टर्शियरी ब्यूटाइल जो है वो एक्सियल हो जाएगा और मिथाइल इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा बनिस्बत राइट वाले के, बिकॉज ऑफ द बल्कि ग्रुप या लार्ज ग्रुप इक्वेटोरियल पे
होगा। ठीक है, तो आपको अगर मैं मुख्तलिफ चेयर साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म्स दूं मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट के साथ लगाकर, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो कि इनको यानी मुख्तलिफ पेयर्स हो, तो इन पेयर्स को सॉर्ट कर दें, अरेंज कर दें हाई टू लो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से या हाई टू लो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर यू एबल टू डू दैट? Yes, sir. बस ठीक है, ये ही एक तरीके का हम इससे क्वेश्चन आपसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों मिथाइल इक्वेटोरियल हैं पहले में, जब रिंग फ्लिप हुआ तो दोनों ही एक्सियल में कन्वर्ट हो गए, तो ये तो डबली अनफेवर्ड हो गया, तो इसलिए पहला मॉलिक्यूल कॉन्फर्मेशन फेवर्ड है। मैमुना रजाक लिखती हैं, सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ वन ग्रुप इज एक्सियल एंड अदर इज इक्वेटोरियल, हाउ कैन दे बी कंसिडर्ड सिस? देखें मैं दोबारा बता दूं, सिस और ट्रांस के लिए ना ये एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई लिंक ना ढूंढे, हालांकि एक होता है लेकिन वो फिर नंबर ऑफ वो फिर इस तरह होता है कि अगर 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो कोई और रूल होगा, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो कुछ और होगा, 1,4 कुछ और होगा, इसलिए मैं वो रूल नहीं पढ़ा रहा आपको। मैं सिंपली ये बात कर रहा हूं कि देखें सिस का मतलब होता है दो ग्रुप सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर हो। अब सेम साइड के दो मतलब है, या तो दोनों अबव हो ग्रुप्स या दोनों बिलो हो। ट्रांस का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो, यानी एक अबव हो तो दूसरा बिलो हो या वाइस वर्सा हो। ठीक है, तो अब आपके सामने है ये ग्रुप मिथाइल जो है ये अबव है या बिलो है, तो जब मैं इसका अबव और बिलो पूछ रहा हूं तो बेसिकली मैं इसका पूछ रहा हूं हाइड्रोजन और मिथाइल के मुकाबले में। ये मिथाइल नीचे है, बिलो है, यहाँ पे ये मिथाइल भी बिलो है, तो जब दोनों बिलो है तो यानी सेम साइड पे हो गए, तो इसलिए हम इसको सिस कह रहे हैं। इसी तरह इस मिथाइल को देखें, ये मिथाइल बिलो है इस हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से, और ये मिथाइल भी बिलो है इस हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से, ये भी दोनों मिथाइल बिलो हैं, तो ये भी सिस हो गया। वैसे देखें तो ये दोनों इक्वेटोरियल हैं और ये दोनों एक्सियल हैं, तो कभी कभी ये एक्सियल और इक्वेटोरियल भी सिस हो सकते हैं, और कभी कभी एक्सियल इक्वेटोरियल का पेयर भी सिस हो सकता है। ठीक है, तो इनको आप याद करने की इस तरह कोशिश ना करें। हालांकि एक लिंक होता है कि अगर दो मिथाइल 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो तो क्या होगा, 1,3 पे क्या होगा, 1,4 पे क्या होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप उसको मेमोराइज करें, आप सिंपली इनके कंपैरिजन देख लिया करें। ये कमेंट लिखती है मैमुना, थैंक यू, आई हैव गॉट इट। ओके, अब और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें, ये दो मिथाइल हैं, दोनों इक्वेटोरियल हैं। अच्छा, ये ट्रांस है। क्यों ट्रांस है मैं बताता हूं आपको। ये मिथाइल बिलो है और ये हाइड्रोजन ऊपर है, जो नजर नहीं आ रहा, एक्सियल है। हाइड्रोजन एक्सियल है और मिथाइल इक्वेटोरियल है, यानी हाइड्रोजन ऊपर है मिथाइल नीचे। यहां पे मिथाइल ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, यानी ये मिथाइल नीचे है और ये मिथाइल ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ट्रांस है। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या है, ये मिथाइल अप और ये मिथाइल डाउन, ये अप है ये डाउन है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी आपका ट्रांस हो गया, दोनों ही ट्रांस है। वो अलग बात है कि ये दूसरा जो कॉन्फर्मेशन है ये आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कि ये ट्रांस है, क्योंकि तो वैसे नजर आ रहा है ऊपर नीचे। ये आपको धोखा हो रहा होगा कि आपको लग रहा होगा सारी तो दोनों सेम साइड पर है। मसला ये है कि सेम साइड पे नहीं है। ये जो सीसी के कार्बन है, इसकी रिस्पेक्ट से ये मिथाइल अबव है और इसकी रिस्पेक्ट से मिथाइल ये मिथाइल नीचे है और ये मिथाइल अबव है, तो ये ट्रांस है। ठीक है, अच्छा वैसे स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो पहला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पर है, और दूसरा मॉलिक्यूल कम स्टेबल है क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक्सियल पोजीशन पर है। ये फिर एक और एग्जांपल फ्लिप होगी जी, तब सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, मतलब जी, दूसरे कार्बन पे वो आ जाएंगे। वो बेसिकली दूसरे भी नहीं आते, वो कार्बन वही रहता है लेकिन उसका व्यू पॉइंट अलग हो जाता है। मैं समझाता हूं आपको। ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, इसी को, इसमें पहले आप सिर्फ ब्लैक वाले 6 कार्बन को कंसीडर करें जो साइक्लोहेक्सेन है। ये वाली कार्बन ये ऊपर है और ये वाली कार्बन नीचे है, और ये जो 4 कार्बन है, यानी ये वाली 2, ये वाली और ये वाली 2, ये चारों कार्बन प्लेन पर है, एक ऊपर है एक नीचे। तो जब आपने रिंग फ्लिप किया तो मतलब इस CH2 को ऊपर से आप नीचे ले गए और इस CH2 को नीचे से आप ऊपर ले गए, जैसे ये रहा। ये जो पहले नीचे थी अभी ऊपर आ गई, ये जो ऊपर था अब ये नीचे आ गया। तो इस कार्बन पे जो मिथाइल है ये वाला, ये वाला है, ये वाला, ठीक है, और इस कार्बन पे जो मिथाइल है वो ये वाला है। तो आपको लग ऐसा रहा होगा कि ये मिथाइल
इधर आ गया ये मिथाइल, इधर आ गया, ये आया नहीं, ये अपनी जगह पर ही है। मतलब मैं अगर उनकी नंबरिंग कर दूं आसानी के लिए, इसको मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, इसको मैं 3 4 5 6 कह दूं, तो अगर मैं इसको 1 कह रहा हूं तो ये 1 ये वाला 1 है और ये 2 ये वाला 2 है। तो ये देखने में फर्क है, लेकिन ये है एक ही चीज, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मॉडल्स भी यूज होते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप जब आप फिजिकली आते हैं इस कैंप में तो मैं आपको मॉलिक्यूलर मॉडल से समझाता, और बल्कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए जाते, मैं देता ड्यूरिंग क्लास, तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती। तो डोंट वरी, ये हम इसको जब फर्दर पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मॉडल्स से भी हम पढ़ेंगे जब हम फिजिकली इसको देखेंगे, इस कोर्स इस टॉपिक को। ये हाइड्रोजन हमने ऊपर और नीचे अपनी मर्जी से लगाए हैं। कहाँ लगाए? यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिखाई नहीं आपको। सर आपने कहा है ना कि अबव द हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट और एक बिलो है। हाँ, नहीं अपनी मर्जी से नहीं लगाए। देखें, ये जो हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा ना, यानी लाइन एंगल फॉर्मूला इसलिए नहीं दिखाया। ये हाइड्रोजन कहाँ है? वो यहाँ होगा, वर्टिकली अप, ठीक है। और इस कार्बन पर हाइड्रोजन कहाँ होगा? वर्टिकली डाउन। तो वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, ठीक है। जब रिंग फ्लिप हुआ तो वो हाइड्रोजन यहां चला गया, क्योंकि हाइड्रोजन अगर एक्सियल होता है तो फ्लिप होने के बाद इक्वेटोरियल पे चला जाता है। तो वो हाइड्रोजन यहां है, इस वाला हाइड्रोजन यहां है, ये वाला। और एग्जांपल्स ये तो हो गई थी, ये यहां पे मौजूद है। अच्छा, आप एक काम ही करिएगा, एनिमेशन मुख्तलिफ देखिएगा साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म की ना, आप गूगल पे इंटरनेट पे, तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से ये रिंग फ्लिप होता है और किस तरीके से जो सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पे कन्वर्ट चले जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल पे होते हैं वो एक्सियल पे चले जाते हैं। तो एनिमेशन से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। ये हम एल्केन्स के केमिकल रिएक्शन देखते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले दिन ही बताई थी बात कि एल्केन जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है, और डल क्लास ऑफ कंपाउंड है। डल मतलब बिल्कुल बोरिंग सी होती है, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है कि हाइड्रोक्सी लगाओ, एल्कोक्सी लगाओ, या अमीन हो, या कार्बोनाइल हो, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो फिर इसके रिएक्शन भी कम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एल्केन्स आर क्लासिफाइड, आर कैरेक्टराइज्ड एज characterized by a general inertness to many reagents। तो एल्केन को इसीलिए पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स जो है ये लैटिन वर्ड है, पैरम एफिनिस, ये लिखा हुआ है। पैरम मतलब लिटिल, एफिनिस मतलब एफिनिटी, तो लिटिल एफिनिटी। पैराफिन, एल्केन्स को पैराफिन इसलिए कहते हैं कि एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसकी जो मुख्तलिफ रिएजेंट के साथ एफिनिटी होती है वो भी कम होती है, ठीक है। मैं अजान का ब्रेक देता हूं, फिर हम रिज्यूम करेंगे। ओके, वेलकम बैक। So we were discussing about the reactions of alkanes, and we discussed that alkanes are also called paraffins because alkanes are less reactive. Now come to the synthesis of alkanes and cycloalkanes. एल्केन की सिंथेसिस जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो सिंपली हाइड्रोजनेशन है, एल्कीन की या एल्काइन की, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड जो स्पीशीज होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में सैचुरेट होगा और फिर फर्दर सिंगल बॉन्ड में सैचुरेट हो जाएगा। तो ये आपके स्क्रीन पे ये एल्कीन मौजूद है, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस, आप इससे ट्रीट कराएं। ये मेटल की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, ठीक है, इनमें से कोई मेटल हो और डिफरेंट सॉल्वेंट्स की कंडीशन और हीट और प्रेशर की सूरत में ये डबल बॉन्ड सैचुरेट हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन जो H2 मॉलिक्यूल है वो टूट के एक H इधर एक H इधर ऐड हो जाएगा। एक इक्विवेलेंट 1 मोल काफी है 1 मोल एल्कीन के लिए, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा यानी एल्काइन तो जाहिर सी बात है आपको 2 इक्विवेलेंट्स लेना पड़ेंगे, यानी कि जितना मोल आप इसके लेंगे उसके डबल ट्वाइस आपको हाइड्रोजन के लेना पड़ेंगे कम से कम, ताकि फुली सैचुरेशन हो, ठीक है। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड को सैचुरेट करें और डबल बॉन्ड पे रिएक्शन रुक जाए यानी पूरा एल्केन तक ना जाए तो उसको हम कहेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ठीक है।
और अगर सिंगल बॉन्ड तक चले जाए तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कहेंगे। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का फर्क बता दिया आपको। अच्छा, बाकी मैं आपको एक और बात बताऊं काम की, कि ये इस रिएक्शन का ना मैकेनिज्म में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेटल का क्या रोल है इस रिएक्शन में। चलिए पहले आप मुझे बताएं, ये जो प्लेटिनम या पैलेडियम या निकल यूज करते हैं, ये इनका क्या रोल होता है इनके सब रिएक्शंस में? सर कैटलिस्ट As a के तौर पे। catalyst. नहीं, वो तो ठीक है, कैटलिस्ट तो है, और आगे अगर उसको एलिब्रेट करें क्या करता है, कैटलिस्ट किस तरह काम करता है ये? सर वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है और ऑल्टरनेट। अच्छा, हाउ डज इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? Sir provides alternate pathway to product. ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्टरनेट पाथवे भी देता है प्रोडक्ट को। मुझे और एक्सप्लेन करें इस बात को। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और ये एड्सॉर्प्शन लिखा है, वेरी गुड। ये एमन अनवर फ्रॉम कोयटा, एड्सॉर्प्शन इन्होंने टर्मिनोलॉजी लिखी है, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसको जरा एलिब्रेट करें। एमन आप करें या कोई और स्टूडेंट भी कर सकता है? मोहम्मद उस्मान फ्रॉम कराची, इन्होंने भी लिखा है एड्सॉर्प्शन। जी बोलिए। सरफेस पे गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वहां पे रिएक्शन हो। वेरी गुड। तो इसका मैकेनिज्म ये है। अब आए ना आप लोग थोड़ा साइंटिफिक बात, तो वो बाकी बातें ठीक है, आपने सही कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर होता है उसको लोअर कर देता है, अल्टरनेट पाथवे देता है, वो तो ठीक है, डेफिनेशन होती है कैटलिस्ट की। एक्चुअल में होता ये है कि जो मेटल्स होते हैं ना, डी ब्लॉक मेटल्स हैं ये, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, इनमें होल्स, पोर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन गैस आती है तो वो इन पोर्स में आकर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है और ब्रेक हो जाती है। यानी H2 जो है ना, वो एटॉमिक हाइड्रोजन में, यानी H2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, जो नीचे लिखा हुआ है। तो मुख्तलिफ पोर्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टूट के एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। और फिर जब आप एल्कीन भी साथ में लेकर आते हैं तो वो जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ना, वो एक इस कार्बन पे और एक दूसरी कार्बन पे आके ऐड हो जाती है और बीच का पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो एक्चुअल में इस मेटल का काम क्या है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में अपनी सरफेस पे जनरेट करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑब्वियसली। तो इसको मैं आसान लफ्जों में बताऊं, आप इसको ना स्टेडियम समझ लीजिए। जैसे ये मुख्तलिफ टीम्स होती है, फुटबॉल टीम्स या क्रिकेट टीम्स, वो मैच खेलती हैं, तो किसी जगह पे मैच खेलती है ना, जहां पे से सब लोग मैच वो देखते हैं बैठ के, यानी स्टेडियम जिसे हम कह रहे हैं। तो आप इस मेटल को स्टेडियम समझें, और ये प्लेयर्स हैं, यानी ये एक टीम है एल्कीन और ये हाइड्रोजन दूसरी टीम है, और मैच जो है इन दोनों के दरमियान इस स्टेडियम के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, हीट और प्रेशर आपको देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन गैस को तोड़ना है तो आपको हीट सोर्स भी देना पड़ेगी 500 डिग्री सेल्सियस या और ज्यादा, और प्रेशर भी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर मैं आपको फर्दर बताता हूं। ये फिर एक एल्कीन है और इसमें हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराया निकेल की प्रेजेंस में, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये हाइड्रोजन ऐड हो गई। अच्छा, इसमें 50 एटमॉस्फेयर कितना होता है, कुछ अंदाजा दें मुझे, कोई रिलेटिव आइडिया दे सकते हैं? 50 एटमॉस्फेयर कितना होगा? सर 50 into 10⁵। सर जितना हमारा करंट प्रेशर से 50 करंट। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था। जितना आप पे करंटली प्रेशर आ रहा है उसका 50 गुना ज्यादा, यानी आपके सर पे कोई हाथ रखे और उसको दबाए और 50 टाइम्स दबा दे, तो जाहिर सी बात है वो बंदा, इंसान जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इतना ज्यादा प्रेशर आप देते हैं हाइड्रोजन गैस का इसके ऊपर रख के, इस मेटल के ऊपर रख के। अच्छा, और टेम्परेचर 25 पे भी काम हो जाए। अब देखिए मैं आपको नीचे एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप निकेल के बजाय पैलेडियम यूज करें, दूसरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल है, तो वही काम जो 50 एटमॉस्फेयर पे हो रहा था वो सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर पे हो जाएगा, मतलब एसटीपी कंडीशन पे हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि पैलेडियम ज्यादा एफिशिएंट है हाइड्रोजनेशन करने के लिए, क्योंकि ये इकोनॉमी में चला गया ना। मतलब 50 एटमॉस्फेयर देने के लिए आपको जाहिर सी बात है कोई ऐसा सेटअप लगाना पड़ेगा जो 50 एटमॉस्फेयर जनरेट करे प्रेशर, और दूसरा फिर वो वेसल जिसमें ये रिएक्शन हो रहा होगा वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो कि वो 50 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बर्दाश्त कर ले। जबकि 1 एटमॉस्फेयर का तो मतलब होता है कि आप वैसे ही कर रहे हैं सिंपल
किसी ऑर्डिनरी रिएक्टर में। आप देख रहे हैं कि किस तरह मेटल जो है, क्योंकि हमने पहले दिखाया था, ये देखें ये लिखा हुआ है प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, मैंने तो तीनों लिख दिए थे, लेकिन ये मेटल चेंज करने से इनकी एफिशिएंसी फर्क पड़ता है, तो इससे हम प्रेशर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। हालांकि पैलेडियम बहुत महंगा मेटल होता है, ठीक है ना, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अब आप देख लें कि एक दफा का खर्चा तो है पैलेडियम को खरीदने का, लगाने का, लेकिन बाद में जब जब रिएक्शन करेंगे तो आपको प्रेशर सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर ही देना पड़ेगा और आपकी कितनी इकोनॉमी हो जाएगी, वरना 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर देने का अलग एक्सपेंसिव, फिर जिस कंटेनर में काम कर रहे हैं वेजिल में, बड़े बड़े रिएक्टर्स में, उसकी स्ट्रेंथ भी फिर हाई लेवल की होनी चाहिए कि वो इतना हाई हैवी प्रेशर बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अच्छा, ये ETOH इथेनॉल होता है, ठीक है ना, ये मोहम्मद उस्मान ने सवाल पूछा और एमन ने इनको आंसर भी दे दिया। यस, ETOH इथेनॉल होता है, क्योंकि ET का मतलब होता है इथाइल और OH का मतलब एल्कोहल होती है। ये मोहम्मद उस्मान ने फिर इथेनॉल के बदले एक और कमेंट भी लिखा है, ठीक है, चलिए इसको बाईपास करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन अगर है तो 2 इक्विवेलेंट यूज होंगे हाइड्रोजन के, वो तो बता दिया मैंने, और वही बात पैलेडियम यूज किया तो 1 एटमॉस्फेयर पे काम हो जाएगा। अब देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, 25 डिग्री सेल्सियस से आप 65 की तरफ चले गए, इसलिए कि जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड से डबल से भी सिंगल की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये मैंने टॉपिक कवर किया आज एल्केन का, और मैं लेक्चर को रोकूंगा आज के लिए, क्योंकि हम फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम रेडिकल जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आज शुरू करेंगे तो वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, तो मैं इस लेक्चर को रोकूंगा। लेकिन इससे पहले मैं लेक्चर खत्म करूं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन सुनना चाहूंगा ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो यू मे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर। So I think there is no question, no query. So let me end this lecture. So we will meet inshallah in the next lecture. Allah Hafiz.